गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 141 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ए नर्स इन एडवर्टेंटली अलाउ एन आईवी सॉल्यूशंस कंटेनिंग पोटेशियम टू इन्फ्यूज टू रैपिडली। इन एडवर्टेंटली का मीन्स होता है कि अनजाने में। तो एक नर्स जो है अनजाने में भूल से क्या कर देती है, आईवी सॉल्यूशन जो कंटेनिंग है पोटेशियम है उसको इन्फ्यूज कर देती है, रैपिडली इन्फ्यूज कर देती है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंसुलिन एडेड टू 10% डेक्सट्रोज इन वाटर सॉल्यूशन। जो 10% डेक्सट्रोज इन वाटर है उसके अंदर इंसुलिन को मिक्स करके जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके लिए दोबारा से प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये दे दीजिए। व्हाट इज द रेशनल फॉर दिस ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर किया है, जब आपने रैपिडली अनजाने में इन एडवर्टेंटली जब आपने पोटेशियम पेशेंट को इन्फ्यूज कर दिया था तेजी से, तो आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने 10% डेक्सट्रोज के साथ में इंसुलिन देने के लिए जब पेशेंट को बोला, तो इसका रेशनल क्या है। देखो, पोटेशियम मूव इनटू द बॉडी सेल विद द ग्लूकोज एंड इंसुलिन। हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी पेशेंट को डायबिटीज पेशेंट होता है, जब उसको इंसुलिन दिया जाता है तो उसके साथ में रीफीडिंग सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप हो जाता है। और रीफीडिंग सिंड्रोम के अंदर जो है उसके अंदर मैग्नीशियम की, उसके अंदर पोटेशियम की, उसके अंदर फॉस्फेरस की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर जब हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट को। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन जब ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करवाता है तो उसके साथ साथ में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट जो होते हैं वो भी सेल के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। इसलिए जब किसी पेशेंट को इंसुलिन चलता है तो उसके अंदर हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिल सकता है और हाइपोमैग्नीशियमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। जब इन तीनों की कमी देखने को मिलती है बॉडी के अंदर तो इसको हम बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जब हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं तो वहाँ भी ये कंडीशन आपको जो है अराइज हो सकती है। तो इसका यहाँ वहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होता है। तो हमें पता है कि पोटेशियम जो होता है वो मूव हो जाएगा सेल्स के अंदर विद ग्लूकोज और इंसुलिन। जब इंसुलिन और आप ग्लूकोज देंगे तो ये अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर जो है पोटेशियम की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और इसको अपन जो है इसके कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप होते हैं पोटेशियम जो रैपिडली दिया था उसके, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कंपनसेट कर पाएंगे। इंक्रीज इंसुलिन एक्सेलरेट एक्सक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज एंड पोटेशियम। कि आप जब इंसुलिन एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ेगा। एक्सक्रीशन थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ग्लूकोज विद द इंसुलिन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म विच एक्सेलरेट द पोटेशियम एक्सक्रीशन। पोटेशियम एक्सक्रीशन नहीं बढ़ाएगा, सब सेल के अंदर एंट्री को बढ़ाएगा। इंक्रीज पोटेशियम कॉज ए टेम्परेरी स्लोइंग ऑफ द पैनक्रियाटिक प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। कि जब आप पोटेशियम जब बढ़ा देंगे तो इसकी वजह से पैनक्रियाटिक जो प्रोडक्शन था इंसुलिन का वो कम हो जाएगा। नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ था, हम तो इसलिए दे रहे हैं कि जो पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर गलती से जो है इन एडवर्टेंटली जो गलती से जो चला गया है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में, उसको जो है कंपनसेट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भैया, 10% डेक्सट्रोज के साथ में हम इंसुलिन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका पोटेशियम ज़्यादा दिया है वो किधर किधर चला जाए, सेल के अंदर चला जाए। इंट्रासेलुलर जो इसकी एंट्री है उसको बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1 दे रखा है, पोटेशियम फॉलो द इंसुलिन इनटू द सेल ऑफ द बॉडी, thereby raising the intracellular potassium level and preventing fetal dysarrhythmia। जिसकी वजह से ये क्या करेगा, जब पोटेशियम होता है फॉलो द इंसुलिन, इंसुलिन को फॉलो करता है और ये सेल बॉडी के अंदर जो है हमारी एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से जो इंट्रासेल्युलर पोटेशियम का लेवल है वो बढ़ जाएगा, सेल के अंदर बढ़ जाएगा, सेल के बाहर कम हो जाएगा। सेल के बाहर मतलब आपकी जो ब्लड है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसके अंदर इसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो इसके जो फैटल इफेक्ट थे, डिसराइथमिया जो कंडीशन डेवलप हो सकती थी, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 142। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट टू ए नर्स दैट ए क्लाइंट में हैव हाइपोकैलेमिया। एक पेशेंट है हाइपोकैलेमिया के साथ में, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन इनमें से जो है देखने को मिलेगी आपको। देखो बेटा, आप समझें कि जो आपका पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम होता है वो आपकी न्यूरोनल और मसल्स जो सेल्स पोटेंशियल होता है उसको बनाए रखता है। तो अगर पोटेशियम की मात्रा कम होगी तो जो मसल्स हैं आपकी कैसी हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल फ्लैसिड टाइप की हो जाएंगे, तो एकदम ढीली ढाली हो जाएंगे। और वो ढीली ढाली होंगी तो आपके क्या देखने को मिल सकता है, आपका डिस्टेंशन देखने को मिलता है। तो हाइपोकैलेमिया डिमिनिश द, इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूरोनल एंड मसल सेल रेस्टिंग पोटेंशियल, अबनॉर्मल डिस्टेंशन हो जाएगा, रिजल्ट फ्रॉम द फ्लैसिडी ऑफ द इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल मस्कुलेचर। जब इसके अंदर पोटेशियम की कमी आने लगेगी तो आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी ढीली टाइप की हो जाएंगी, एकदम शिथिल पड़ने लगेंगी, और शिथिल पड़ेंगी तो इसकी वजह से आपका
तो abdominal क्या देखने को मिल सकती है, डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो आपका बढ़िया आंसर हो सकता है वो हो सकता है abdominal डिस्टेंशन। जबकि कुसुमल रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर, या ब्रीथिंग की अगर बात करें तो कुसुमल ब्रीथिंग यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। जब एसिडोसिस कंडीशन है, कीटो एसिडोसिस कंडीशन होती है तो वहां देखने को मिलता है। मसल स्पाज्म जो है, एक तरीके से मैं बात करके चल सकता हूँ कि टेटनी जैसी कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में देखने को मिलती है। और जो ईडिमा होता है बेटा, ईडिमा तो लगभग अगर मैं बात करके चलूं तो हाइपरनाइट्रीमिया जैसी कंडीशन अगर आप बॉडी के अंदर डेवलप होती है तो वहां कहीं कहीं ईडिमा डेवलप हो सकता था। तो ये सोडियम एक्सेस को इंडिकेट करने का काम करता है, ठीक है। और तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ईडिमा भी जो है हाइपोकैलीमिया में नहीं देखने को मिलता है, हाइपरनाइट्रीमिया में देखने को मिलता है। मसल स्पाज्म जो होता है आपको हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेगा। और कुसुमल जो ब्रीथिंग है वो आपको किस में देखने को मिलेगी, जब एसिडोसिस कंडीशन होगी तो वहां पर देखने को मिलेगी। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो बचा हुआ आंसर है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक हाइपोकैलीमिया कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143, एन इंट्रावीनस पिग्गी बैक ऑफ द सिफाजोलिन। सिफाजोलिन का पिग्गी बैक है। पिग्गी बैक का मतलब समझ गए होंगे ना, मेन लाइन के साथ में जो दूसरी लाइन लगी होती है। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर हमारे देखे हैं तो आपको पहले से बता चुका हूं कि पिग्गी बैक जो लगा होता है वो दूसरी लाइन होती है, सेकेंडरी लाइन होती है। और जो सेकेंडरी बैग होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, जो प्राइमरी बैग होता है उसे उसकी हाइट ज्यादा रखी जाती है। हम प्रीवियसली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो एन इंट्रावीनस पिग्गी बैक ऑफ द सिफाजोलिन 500 मिलीग्राम इन 50 ml of 5% dextrose in water is to be administered over a 20 minutes period। मतलब क्या है, सिफाजोलिन है 500 मिलीग्राम सिफाजोलिन देना है, किसमें मिक्स करना है उसको, 50 ml में मिक्स करना है। 50 ml 5% डेक्सट्रोज की जो बोतल है उसमें मिक्स कर दो। मतलब टोटल कितना देना है, 50 ml देना है। कितने मिनट में देना है, 20 मिनट में देना है। द ट्यूबिंग हैज ए ड्रॉप फैक्टर ऑफ द 15 ड्रॉप पर ml। मतलब उसका ड्रॉप फैक्टर दे रखा है कि 1 ml के अंदर 15 ड्रॉप बनती हैं। एट व्हाट रेट पर मिनट शुड द नर्स रेगुलेट द इन्फ्यूजन टू रन, रिकॉर्ड योर आंसर यूजिंग ए होल नंबर। देखो बेटा, वो उसने आंसर जो पूछा है वो ड्रॉप और मिनट में पूछा है, तो उस पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो मिनट ही है, यहाँ तो हमको कुछ चेंज ही नहीं करना है। और ml जो दिया हुआ है उसको ड्रॉप में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 जो है उसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 1 ml में ड्रॉप जो होती है 15 होती है। तो 50 ml में जो ड्रॉप बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 50 × 15 बन जाएगा। और उसमें भाग दे देंगे हम 20 मिनट्स का। तो जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। 5 से इसको अगर काटने की कोशिश करूँ तो 4 हो जाएगा। इसको भैया 150 हो जाएगा ये, और 150 में 4 का भाग दे दो। 4 तिया 12, इधर 3 बचा, 4 संते 28, 37 पॉइंट कुछ इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो देख लेते हैं, इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और इसका आंसर जो आ जाता है, आंसर दे रखा 38 ड्रॉप पर मिनट। मतलब हम एकदम बिल्कुल एक्यूरेट हैं, क्योंकि 37.5 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो हम राउंड फिगर में इसको 38 बोल सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144, ए स्पाउस स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे विथ ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग द कीमोथेरेपी फॉर इनऑपरेबल कैंसर। कि एक ऐसा कैंसर हो गया है उसके पेशेंट के जिसको इनऑपरेबल है, मतलब उसको कैंसर को सर्जरी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ऐसे पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है। और उसका जो स्पाउस है, स्पाउस का मतलब है कि उसका जो भी, जैसे कि अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है, मतलब कि जो जोड़ा है, कपल है, उसका कपल का दूसरा पर्सन जो है वो वहां पर उसके साथ में रह रहा है। द स्पाउस आस्क्ड द नर्स व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, कि मैं क्या कर सकता हूँ हेल्प के लिए, मदद के लिए। हाउ कैन द नर्स सपोर्ट द क्लाइंट स्पाउस, जो पेशेंट का स्पाउस है उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। असिस्ट द कपल टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। देखो बढ़िया बात आ गई, क्योंकि कम्युनिकेशन की ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर तो ये बहुत बेहतर आंसर लग रहा है। और ये पहला बोलते ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको दूसरी कम्युनिकेशन की टेक्निक ढूंढनी नहीं है, बढ़िया आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब उनकी फैमिली के साथ में अगर ओपन कम्युनिकेशन करेगा तो ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ऑफर द कपल ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज प्रोसेस। अब डिजीज प्रोसेस को उसको समझाने बैठ जाए, उससे क्या बेनिफिट होगा, उसको इंस्ट्रक्ट द स्पाउस अबाउट द एक्शन ऑफ द मेडिकेशन। मेडिकेशन के आप एक्शन समझाओगे तो उससे कहाँ उसको हेल्प हो पा रही है। या मीट द प्राइवेटली विद द, इसके अंदर स्पाउस टू एक्सप्लोर द पर्सनल फीलिंग, कि प्राइवेटली स्पाउस को मिलने के लिए एक्सप्लोर पर्सनल फीलिंग, ये तो बहुत बेहतर नहीं है। असिस्ट द कपल टू मेंटेन द ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आंसर हो सकता है। देख लेते हैं इसका आंसर नंबर 1 ही दे रखा है। क्लाइंट एंड देयर फैमिली नीड टू मेंटेन द हॉनेस्ट ओपन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सो दैट कंसर्न कैन बी शेयर्ड एंड फ्यूचर प्रॉब्लम एड्रेस्ड। कि क्लाइंट और उनकी फैमिली के साथ में हमेशा उनको आवश्यकता होती है कि उनके साथ में हमेशा ईमानदारीपूर्ण
और ओपन इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो मेंटेन किया जाए, जिसकी वजह से उनकी कोई भी कंसर्न्स होते हैं उनको शेयर किया जा सके, और जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको ईजिली एड्रेस किया जा सके, जिसकी वजह से उस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा राहत हम दे सकें। तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 145। ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ ए क्लाइंट अपीयर एंजियस। एक पेशेंट है जो जब उसका एडमिशन हो रहा है तो पेशेंट कैसा लग रहा है, हमें घबरा हुआ लग रहा है। एंड से टू द नर्स, और नर्स को बोल रहा है कि द डॉक्टर टोल्ड मी आई हैव लंग कैंसर, कि जो डॉक्टर है उसने मेरे बोला है कि उसे क्या हो गया है, लंग्स कैंसर हो गया है। माई फादर डाइड फ्रॉम द कैंसर, कि मेरे जो पिताजी थे वो भी किससे मरे हैं, कैंसर से मरे हैं। आई विश आई हैड नेवर स्मोक्ड, कि ये मेरी इच्छा थी कि आई हैड नेवर स्मोक्ड, कि मैं कभी जो है स्मोकिंग नहीं करूंगा। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, अब इसका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या है। अगर उसने स्मोक, देखो होता ही है ना कि मैंने तो स्मोकिंग भी नहीं किया है, मैं तो स्मोक भी नहीं करना चाहता और किया भी नहीं है, तो फिर मेरे ये कैंसर कैसे हुआ, तो थोड़ा सा कंसर्न रहता है। तो यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, तो उसको लग रहा है कि ये कैसे हो गया। जब हम किसी ऐसी टर्मिनली इल कंडीशन के बारे में जब अवेयर होते हैं या फर्स्ट टाइम हमको बताया जाता है, तो हम जो ग्रीफ का जो प्रोसेस होती है उसमें हम डाबडा फॉलो करते हैं, जो कुबलर रॉस ने डाबडा जो प्रोसेस बताई है कि सबसे पहले डिनाई करने के काम करते हैं। जो हमारा जो डायग्नोस बनता है उसके प्रति हम क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं, और हम उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात है कि वो डायग्नोसिस के रिगार्डिंग जो है कंसर्न है कि क्यों ऐसा कैसे, ठीक है ना। यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट योर स्मोकिंग, जो स्मोकिंग के प्रति गिल्टी है क्या, देखो ये स्मोकिंग के प्रति गिल्टी ऐसा तो कुछ उसने बोला भी नहीं है कि वो स्मोकिंग के प्रति गिल्टी है, ठीक है। दे आर हैव बीन एडवांस इन द लंग्स कैंसर थेरेपी, कि वहाँ पर एडवांस, तो ये तो अलग ही बात है, इनसे तो कोई मतलब, ट्रस्ट योर डॉक्टर, ये भी कोई बढ़िया बात नहीं है। तो बढ़िया जो आंसर हो सकता है इसका, बढ़िया आंसर ये हो सकता है कि यू आर कंसर्न अबाउट द ईयर डायग्नोसिस, उसको सही सही बताना ही बेहतर हो सकता है। दिस रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द क्लाइंट concern without assuming a specific feeling is involved. It allow the client to set the framework for the discussion and express self-identified feelings. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 146। व्हेन ए डिजास्टर अकर, जब कोई ऐसी आपदा है, डिजास्टर है, वो हो चुका है, द नर्स मे हैव टू ट्रीट द मास हिस्टीरिया फर्स्ट, सबसे ज्यादा मास हिस्टीरिया को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। विच रेस्पॉन्स इंडिकेट दैट एन इंडिविजुअल शुड बी केयर्ड फॉर द फर्स्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सबसे पहले ट्रीट करेंगे। यहाँ पर एक पेशेंट पैनिक का है, एक कोमा का है, एक यूफोरिया का है, एक डिप्रेशन का है। देखो बेटा, अब पैनिक का मतलब है जोर जोर से चिल्लाने वाले, रोने वाले जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, और पैनिक कंडीशन है, ठीक है ना। अब जब पैनिक होगा तो ये क्या करेंगे, दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करते हैं, और लोग भी, अब आप कुछ भी मत कीजिए, अब आप खुद सोचिए, आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसके आसपास के लोग हैं, वो एकदम से बाहर निकल के चिल्लाने लगे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, आप भी डर जाओगे, आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा, आप भी घबरा जाओगे। तो एक ऐसी सिचुएशन होती है। तो वहां पर जब डिजास्टर आया है तो वहां पर जो पैनिक लोग हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो। अगर पैनिक लोग कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि देखो कोमा वाले को संभालना, यूफोरिया वाले को संभालना, या डिप्रेशन वाले को, या पैनिक वाले को, तो पैनिक वाले को पहले संभालना है। तो सबसे बढ़िया आंसर हो सकता है आपका पहला आंसर है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। पीपल इन द पैनिक में इनिशिएट ए ग्रुप पैनिक रिएक्शन, अगर कुछ पैनिक रिएक्शंस होती हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप को पैनिक रिएक्शंस दे सकते हैं। इवन इन दोज हु अपीयर टू बी इन कंट्रोल, जो कंट्रोल में भी होते हैं ना, वो भी पैनिक होने लगते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले पैनिक को कंट्रोल करो, उसके बाद में अदर पर्सन को कंट्रोल करेंगे यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है आपका 147। एक क्लाइंट विद हाइपोथर्मिया इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक पेशेंट है जो कि किसके साथ में है, हाइपोथर्मिया के साथ में है। हाइपोथर्मिया का मीन्स है कि उस पेशेंट के अंदर जो टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल हो गया है, उसका टेम्परेचर कम हो गया है। इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आया जाता है। वो ट्रीटमेंट डज द नर्स एंटिसिपेट, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोड रिमेनिंग रिबार्मिंग विद द वार्म फ्लूइड्स, कि उसका कोड जो है रिबार्मिंग करे पेशेंट को फ्लूइड्स के साथ में। एम्बुलेशन टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, को उसको एम्बुलेट करें, या फ्रिक्वेंट ऑरल टेम्परेचर असेसमेंट, के ऑरल टेम्परेचर असेस करें, या गैस्ट्रिक फीडिंग टू इंक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम। देखो फ्लूइड वॉल्यूम की तो यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं है, तो फ्लूइड वॉल्यूम तो बढ़िया आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। एम्बुलेशन कैसे कराएंगे, एक तो उसके अंदर हाइपोथर्मिया कंडीशन हो रखी है, वो जैसे कप ही लग जाएगी उस पेशेंट को, तो क्या वो चल पाएगा क्या, तो चल पाना तो भाई यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा, वो पेशेंट कैसे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब तीसरा आता है कि टेम्परेचर लेना, हाँ हालांकि हम टेम्परेचर लेते हैं, पर ये उसका
जो है ट्रीटमेंट थोड़ी है बेटा, उसने पूछा है व्हाट ट्रीटमेंट डज द नर्स एंटीसिपेट, तो क्या ट्रीटमेंट करेगी। तो और बार बार में ट्रीटमेंट जो टेम्परेचर लेना तो एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जो उसका टेम्परेचर को मेंटेन करना उसका ट्रीटमेंट है। तो कोर रिवार्मिंग विद द वार्म फ्लूइड, जो उसकी कोर है बॉडी के जो सरफेस है उसको क्या करना है आपको, कहीं कहीं बॉडी वार्म फ्लूइड्स के साथ में उसको क्या करना है साहब, रिवार्म करने की कोशिश करनी है। तो ये बढ़िया उसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर है फर्स्ट, कोर रिवार्मिंग विद द हीटेड ऑक्सीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वार्म ऑरल एंड इंट्रावेनस फ्लूइड इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इस पेशेंट का बढ़िया ट्रीटमेंट करने के लिए जो बढ़िया मेथड हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑरल फ्लूइड दो वो भी वार्म देना है, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे वो भी वार्म देंगे, और ऑक्सीजन है वो भी थोड़ी सी गर्म ऑक्सीजन देंगे, उसको थोड़े वार्म टाइप की ऑक्सीजन देंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है आपका 148। एन अनरेस्पॉन्सिव ओल्डर अडल्ट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक अनरेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया है पेशेंट ने, ओल्डर अडल्ट है, एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ऑन ए हॉट और ह्यूमिड डे, मतलब गर्मी का दिन है, उस दिन उसको क्या किया गया है, एडमिट किया गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट रिवेल हॉट ड्राई स्किन, उसकी जो स्किन है वो गर्म हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो रखी है। रेस्पिरेटरी रेट है उसकी 30 रेट हो रही है, हार्ट रेट उसकी 128 हो रही है। तो व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन, क्या करना चाहिए बेटा। देखो गर्मियों के मौसम में ये होना नॉर्मल है, अनरेस्पॉन्सिव होना, बेहोश हो जाना। और आपने देखा होगा गर्मियों के लोगों में जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर दिक्कत होती है, हमारे अंदर ही दिक्कत होती है, हमारा ही जी घबराने लग जाता है। तो जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका जी घबरा सकता है, बिल्कुल घबरा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले उनको हवा की रिक्वायरमेंट है, उनको बिल्कुल एकदम कूल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या करें, ऑफर कूल फ्लूइड, हाँ कूल फ्लूइड भी देंगे उसको, बिल्कुल सही बात है कि कूल फ्लूइड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखते हैं, सक्शन द एयरवे, कि एयरवे को सक्शन करें। यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं बताई है कि यहाँ पर सक्शनिंग की जरूरत है, कि एयरवे के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन बताया। रिमूव द क्लॉथिंग, क्लॉथिंग कपड़े तो बिल्कुल उसको रिमूव करना चाहिए जिसकी वजह से उसको हवा वगैरह लग पाए, बिल्कुल सा। प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, या इंट्यूबेशन का भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इंट्यूबेशन आप जल्दी से इंट्यूबेशन करें। हाँ अगर नेसेसरी रहेगा तो बिल्कुल करना पड़ेगा, अगर उसके अंदर रेस्पिरेटरी रेट जो है मेंटेन नहीं हो पाएगी, सांस नहीं हो पाएगी, सेचुरेशन फिर भी करता रहेगा तो इंट्यूबेशन करेंगे। बट उसने बोला है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। देखो बेटा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो अगर मैं बात करके चलूँ तो उसको आप ऑफर कर सकते हैं कूल फ्लूइड, बट आप दे सकते हैं उसको आईवी लाइन से, न कि उसको माउथ से दे सकते हैं। माउथ से तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि माउथ से आप दोगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो है एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ऑफर कूल फ्लूइड कर सकते हैं, बट उसको कैनुला लेना पड़ेगा, उसकी बात की बात है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तो क्लॉथ निकाल दो, उसके बाद कैनुला वगैरह लगाते रहो और ये चलता रहेगा। तो बढ़िया फर्स्ट, क्योंकि उसने इनिशियल पूछा है, ठीक है, नर्सिंग एक्शन पूछा है, तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है आपका, रिमूव द क्लॉथिंग। तो देख लेते हैं आंसर दे रखा है थर्ड, क्लॉथिंग रिटेन बॉडी हीट, की जो क्लॉथिंग है आप कपड़े पहन लेते हैं उसके वजह से आपकी बॉडी की जो हीट है वो रिटेन होती है। क्लॉथिंग मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर अदर कूलिंग मेथड आर एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, कि अदर जो आप कोई भी कूलिंग मेथड्स यूज करेंगे उससे पहले आपको क्या कर देना चाहिए, जो बॉडी क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 149। ए नर्स इज वर्किंग इन ए बिजी इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक नर्स है, एक ऐसी जगह पे काम कर रही है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और वो भी बिजी, ऑन ए हॉट समर डे, और गर्मियों का दिन है। व्हेन 4 नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स आर एडमिटेड, 4 जो है मतलब डूबे हुए जो विक्टिम्स हैं, मतलब कि ऐसे पेशेंट हैं जो डूब चुके थे, उनको लेके आया जाता है। विच नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स शुड द नर्स असेस फॉर द साइन ऑफ द हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया का कौन सा पेशेंट है जो शिकार होगा। देखो बेटा, एक बंदा जो है लेक में डूबा है, एक बाथ टब में डूबा है, और एक ओशियन में डूबा है, समुद्र में डूबा है, और एक बैकयार्ड पूल में डूबा है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ओशियन का पानी जो होता है वो आपने सुना होगा खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखो, अब लंग्स के अंदर क्या होता है बेटा, ये सारा पानी आप लंग्स में भर जाएगा, और लंग्स में भर जाता है, हम जैसे ही डूबते हैं लंग्स में पानी भर जाता है। अब पानी जब भरेगा तो ये क्या है, ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये बॉडी में नहीं जाता है, ये लंग्स से बॉडी में नहीं जाता है, बॉडी के फ्लूइड को खींच लेता है। क्यों, ये तो गाढ़ा है, और मैंने बताया था गाढ़ा जो सॉल्यूशन होगा वो पतले वाले सॉल्यूशन को अपनी तरफ खींचेगा। भाई लंग्स में जब गाढ़ा सॉल्यूशन भरा हुआ है तो ये आपकी वेसल्स में नहीं जा रहा है, यहाँ से ये वेसल्स वाले फ्लूइड को और लंग्स में खींचने की कोशिश करेगा, तो उस बॉडी के अंदर तो हाइपोवोलीमिया कंडीशन हो जाएगा, सारा फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा लंग्स की तरफ। तो 50 ईयर का ओल्ड रेस्क्यूड फ्रॉम द ओशियन,
जो पेशेंट ओशियन से लेके आया जाएगा उसमें चांसेज होंगे कि उसके अंदर क्या हो जाए भैया, हाइपोवोलेमिया कंडीशन हो जाए। देख लेते हैं इसका आंसर। द हाई ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द साल्ट वाटर ड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द वास्कुलर स्पेस इनटू द एल्विलाई कॉजिंग हाइपोवोलेमिया। जो आप ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, साल्ट ज्यादा रहेगा ओशियन के वाटर में, जिसकी वजह से आपका वास्कुलर जो स्पेस का फ्लूइड है वो कहाँ खिंचा चला आएगा, एल्विलाई के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 150। What clinical indicators should a nurse identify when assessing a client with the pyrexia? जब आप एक पेशेंट को देखते हो जिसको क्या हो गया सब, पायरेक्सिया कंडीशन है, मतलब पायरेक्सिया का मतलब समझ गए हैं आप, उसको क्या हो गया है, बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो आप कौन कौन से इंडिकेटर है जो कि आप देखेंगे उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर ये कंडीशन डेवलप हुई है। देखो बेटा, जब किसी पेशेंट के अंदर फीवर आता है तो उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हालांकि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकती है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई आती है, बट क्या उसके अंदर डिस्निया देखने को मिलेगा? डिस्निया नहीं होता है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फ्लश्ड फेस हो जाता है क्या? बिल्कुल। फ्लश्ड का मतलब एकदम रेड कलर का हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा चेहरा। वो क्यों होगा? देखो, आपकी बॉडी गर्म होगी तो आपकी ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होगी, तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, आपके फेस पे भी बढ़ेगा, और फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसके अंदर फ्लश्ड फेस देखने को मिल सकता है। पेरिकॉर्डियल पेन, तो पेरिकॉर्डियल पेन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ये इससे रिलेटेड नहीं होता है। ये मतलब प्रीकॉर्डियल पेन का मतलब है कि आपके हार्ट के ऊपर जो आपका चेस्ट वाला एरिया है या लोअर चेस्ट की अगर बात करके चलूँ तो वहाँ की प्रीकॉर्डियल पेन देखने को मिलता है, तो इसका कोई फीवर से कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज पल्स रेट, हाँ बिल्कुल पल्स बढ़ जाती है साहब इसके अंदर। इंक्रीज ब्लड प्रेशर इससे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर तो तब बढ़ता है जब आपने फ्लूइड वगैरह का अमाउंट जो है बॉडी के अंदर ज्यादा हुआ हो। तो इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? इसका बढ़िया आंसर हो सकता है सेकंड और फोर्थ आंसर हो सकता है। देख लेते हैं आंसर है सेकंड और फोर्थ। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9770968699। थैंक यू सो मच।